नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, सबसे पहले हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। अडानी साहब को अमेरिका से भगा दिया गया। भगाया क्या गया? अमेरिका के लिए तो बेसिकली एक वांछित के रूप में मैं उनको मानता हूं, क्योंकि अगर कोई देश भारत सरकार के जरिए उन तक नोटिस सर्व करवाने की कोशिश कर रहा है, यानी वह व्यक्ति अमेरिकी एजेंसियों के रडार पर है, उसकी तलाश कर रहे हैं, तभी तो नोटिस सर्व करवा रहे हैं। और भारत सरकार के जरिए टोटल पावर फ्रांस, उसने हाथ पीछे कर लिया, यानी फ्रांस से भगाया गया, श्रीलंका से भगाया गया, केनिया से भगाया गया, ऑस्ट्रेलिया से भगाया गया, करीब करीब भगाया गया। तमाम ऐसे देश हैं जहां से भारत की संप्रभुता के स्वयंभू रक्षक, उनकी उनकी जो है उनके हित और भारत की संप्रभुता, कई बार भाजपाई अंधभक्त उसको एक साथ जोड़ देते हैं, उनका कोलेबोरेशन करवा देते हैं। अब जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अडानी भगा दिए गए हैं, तो उनको बचाने के लिए कुछ तो करना था। तो माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश का खजाना उनके लिए खोलने की तैयारी कर ली। 10,000 करोड़ रुपए की अभी तात्कालिक व्यवस्था, आगे तो क्या क्या करेंगे पता नहीं। तात्कालिक रूप से 10,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ अडानी के लिए मोदी जी करने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। आज इसी पर इसकी तह में जाएंगे, समझेंगे जरा हेमंत भाई से। हेमंत भाई, क्या है डिटेल खबर? क्या, कहां पर मोदी जी अडानी जी के लिए जुगाड़ कर रहे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये वही बात है। अगर आपको ध्यान हो, हमने 1 महीना पहले एक शो किया था जब अडानी साहब अपना अडानी विल्मर के अंदर अपना स्टेक बेच रहे थे। ध्यान है आपको? तब हमने पूरी चर्चा की थी, तब हमने कहा था। और जब अमेरिका में इंडाइक्टमेंट फाइल हुआ, उसके बाद जब हमने शो किया था, तो हमने 2 बातें कही थी कि अडानी को अमेरिका से और दूसरे देशों से अब फाइनेंसिंग का काम मुश्किल हो जाएगा। बाहर से लोन मिलना इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी कंपनी की। और वही काम हो गया है। दर्शकों की साधारण भाषा में, दर्शकों की समझ के लिए बता दूं कि अडानी जी को मार्च तक अपना जो पुराना कर्ज है दूसरे देशों से डॉलर्स में लिया हुआ, वो कर्ज चुकाना है। उस कर्ज को चुकाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। तो करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ उन्होंने करने की सोची है। रिफाइनेंस करेंगे इंडियन रुपीज के अंदर, और इंडियन रुपीज के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में ही होगा। तो भारत सरकार का जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी बोलते हैं, उसके जरिए 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए बहुत एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है। वो बातचीत क्या है कि लॉन्ग टर्म का लोन होगा, और उसकी शर्तों पर, उस पर सारों पर बातचीत चल रही है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले तमाम तरह की चीजों में आप देखें, जब स्थानीय ऋणदाताओं से बात कम करता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो लोन महंगे हैं उस तरीके से, इंटरनेशनल की बजाय इंडिया में लोन पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, बाहर में थोड़ा कम होता है। तो किसी भी उद्योगपति की कोशिश पहले ये रहती है कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ली जाए। लेकिन जैसा हमने तब कहा था, इंडाइक्टमेंट फाइल हुई थी, कि अडानी जी के आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि बाहर से फाइनेंस नहीं मिल पाएगा। और आपको ध्यान हो, जब से इंडाइक्टमेंट फाइल हुई है, तो उस समय आपको ध्यान हो, $600 मिलियन बॉन्ड्स के जरिए जुटाने की कोशिश में थे अडानी साहब, $600 मिलियन आ जाए। और जैसे ही वो फाइल हुआ, उन्होंने चुपके से उसको रद्द कर दिया, बात खत्म होगी। लेकिन देनदारियां तो आपको पता है समयबद्ध है, और इंटरनेशनल में तो अगर आप एक बार डिफॉल्ट कर गए, तो फिर आपकी जो रहीसी है वो भी नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया, रद्द कर दिया अपने बॉन्ड स्कीम के जरिए जो ले रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, 10 जनवरी को उन्होंने अडानी विल्मर में पहली बार मोदी की सरकार में आने के बाद 7148 करोड़ रुपया, 7148 करोड़ रुपए का स्टेक अडानी विल्मर में अपना बेच दिया। पहली बार था। उसके बाद अब ये दूसरा अवसर है, जब वो फाइनेंस बाहर से नहीं जुटा पा रहे, लोन नहीं जुटा पा रहे, तो अब हिंदुस्तान के अंदर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए 1.1 बिलियन या 10,000 करोड़ रुपए जिसको आप कहते हैं, उसका जुगाड़ करने में लगे हैं। क्योंकि जो उनकी देनदारी है वो मार्च के एंड तक पूरी की जानी है। तो निश्चित मान के चलिए कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो भारत सरकार की है, तो इसमें तो कोई मुश्किल आने वाली है नहीं, जो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। तो वो बात होगी जिसका डर था, जिसकी हमने चर्चा की थी कि आने वाले दिन अडानी साहब के लिए अच्छे नहीं होंगे।
और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए वित्त जुटाना होगा, फाइनेंस जुटाना होगा। और जब अमेरिका में आपकी फाइनेंसिंग मत हो जाती है ना, तो फिर समझ लीजिए आप क्या है। आपने सारों के नाम लिए, एक नाम बड़ा महत्वपूर्ण भूल गए आप, बांग्लादेश का। हाँ। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, इनकी तो बिजली लेनी बंद कर दी, क्योंकि बहुत महंगी बिजली थी। और वहां पर जो वहां से पिछला पैसा मिलना था वो भी रुक गया। और उस पैसा रुकने का परिणाम ये हुआ कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है नए रिजीम के अंदर, उसको लेकर के भारत सरकार भी चुप है, मोदी जी भी चुप है, विदेश मंत्रालय भी चुप है। और वहां जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी के स्टेक्स थे वहां पर, और उनको बड़ा पैसा वहां से वापस मिलना है। जो बिजली दे रखी है उसका तो पैसा मिलेगा ही ना, एग्रीमेंट टूट गया अलग बात है। ऐसे ही श्रीलंका ने, अब श्रीलंका में जैसे ही जांच शुरू हुई तो इन्होंने अपना बोरिया बस्तरा समेट लिया वहां से। तो अमेरिका की जो इंडाइक्टमेंट थी उसके परिणाम आने आपके सामने शुरू हो गए हैं। और अडानी जी के सामने समस्या ये है कि अगर कहीं कोई एक भी लोन डिफॉल्ट हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पहली चुनौती सामने आ गई है, जैसा हमने कहा था, मार्च एंड तक पिछला लोन चुकाना है और नए लोन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। पहले बॉन्ड खारिज करने पड़े, पहले स्टेक बेचना पड़ा, और अब ये नया लोन जुटाने की कोशिश पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा मोटा मोटा थोड़ा सरल भाषण दर्शकों तक हम चलें। ये मार्च एंड तक किसको लोन चुकाना है, किसको देना है पैसा? ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग अदानी होती है। है? इंटरनेशनल फाइनेंस जो दूसरे बैंकों से, विदेशों के जो फाइनेंसर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक विदेशों होते के हैं। फाइनेंस। जी जी जी, ऑब्वियसली जो डॉलर्स अब का था ना, इसीलिए मैंने पूछा था कि बड़ा डॉलर्स। बड़ा मोटा मोटा इसीलिए समझाने के लिए कि आप विदेशी जो भी जो है इंस्टीट्यूशन से आपने पैसा लिया है, वो चुकाने के लिए फिर भारत के इंस्टीट्यूशन से आप लोगे, उससे ऋण लोगे, भारत से कर्जा लेकर के विदेश में कर्जा चुकाओगे कि डिफॉल्टर ना बने। अब एक सवाल है, अडानी साहब की कुल संपत्ति कितनी है? एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बड़ा सहमत नहीं हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। कितनी संपत्ति है अडानी जी की? अडानी जी को भारत पाकिस्तान की सीमा पर कच्छ के रन में, सर क्रीक के पास, पाकिस्तान की सीमा से 1 किलोमीटर भीतर डिफेंस प्रोटोकॉल्स को धता बताकर, उसमें तब्दीली करके गुप्त रूप से वहां पर 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन दी गई है। 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, कल्पना करिए आप। वो 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। 10,000 करोड़ रुपए का जो महंगा है, जिसके पास 10,000 करोड़ रुपए चुकाने को नहीं है, 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उसको मोदी जी ने कैसे खैराती लाल हैं, कैसे दे दिया है? ये 10,000 करोड़ रुपए अडानी, ये मेरे मन का प्रश्न है, मैं आपसे पूरा समाधान तार्किक रूप से आंकड़ों के साथ चाहूंगा। दुनिया का, एशिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा, दुनिया में टॉप 20 में है, टॉप 10 में है, अभी एक बार तो लगा कि टॉप पे ही पहुंच जाएंगे। 10,000 करोड़ रुपया उनकी हैसियत के हिसाब से बहुत छोटा अमाउंट मुझे नजर आता है। तो या तो वो सब फर्जी का है कि इतना इंफ्रा है, इतना पैसा है, या वो फर्जी का है, या इनके पास पैसा है लेकिन अपना पैसा क्यों दे जब मोदी जी वाला पैसा है, आसानी से मिल रहा है। जब मोदी जी कह रहे कर्जा देना है तो अपना रखो दबा के, कहते ना अपना मत खर्च करो। अभी एक शाम को आदमी मैं बुलाया हूं, उससे खर्च करवा दूंगा चाय समोसा, आज आज उसकी तरफ से करवा दूंगा। तुम अपना पैसा रखो ना, आगे काम आएगा। क्या इस टाइप का है सिस्टम ये कि 10,000 करोड़ रुपए ले लो ना सरकार, मैं बैठा हूं, लो पावर फाइनेंस से, नहीं अपना पैसा आशीष भाई, संभाल के रखो, आगे काम आएगा। एग्जैक्टली आशीष भाई साहब, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। और यही धंधे का असूल है। धंधा क्या है? जो आप जिसकी बात करें ना, आज की तारीख में, आज ही फोर्ब्स की लिस्ट आई है, उसमें अडानी दुनिया के 23 में सबसे रईस है, 23 में। हालांकि पिछले दिनों से जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ है, काफी गिरावट हुई है, उसमें सबको बड़ा लॉस हुआ था, उनको भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका नेटवर्थ बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। लेकिन जो आपने कहा ना, जायज बात वही है। कोई भी, वो नेटवर्थ है, उनकी पूरी संपत्तियों की कुल कीमत है, अगर उनको आज की तारीख में इवेल्युएट किया जाए तो वो। लेकिन कोई भी लाला, कोई भी व्यापारी, विशुद्ध व्यापारी, कोई धन्ना सेठ अपने पैसे से, जैसा आपने कहा, व्यापार नहीं करता है। जब अगले को फाइनेंस मिल रहा है, सस्ती दरों पर मिल रहा है, दुनिया से नहीं मिल रहा, तो हिंदुस्तान में मोदी जी देने के लिए तैयार है, तो समस्या क्या है? तो वो क्यों अपने जेब से पैसे लगाएंगे? धंधा हमेशा, जो व्यापारी, बड़े व्यापारी है, वो हमेशा कर्ज के पैसे से। और फिर आपको पता है, इतने का हेयर कट मिल गया, इतने का ये मिल गया, इतने का वो मिल गया, वो तमाम खेल होते ही है।
इंटरनेशनल बैंक तो वो सब करते नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बैंक तो तैयार बैठे हैं आपके लिए। 25 लाख करोड़ पिछले 11 साल में माफ कर चुके हैं उद्योगपतियों के, वो तो कोई बड़ी बात हाँ, नहीं। हाँ, इस केस में क्या है, अडानी के पास पैसे हैं। कल भी उनके अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो बहुत लंबे चौड़े दावे किए गए थे, 17% मुनाफा बढ़ गया है, ये हो गया है, इतना उनके पास कैश रिजर्व है, तमाम चीजें कल छपी हुई थी। लेकिन अब जब 10,000 करोड़ की बात आई, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लोन जो बाहर की देनदारी है वो पे की जानी है मार्च तक। तो उसके लिए जब पैसा मिल सकता है हिंदुस्तान से, तो वो अपना क्यों देंगे? तो उन्होंने अपने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से बात शुरू कर दी। जब तक मोदी है तब तक अडानी को रोकने वाला कौन है? देर सवेर उसके इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे वो मिल जाएगा लोन, लॉन्ग टर्म का लोन है, लंबे समय में चुकाना है। तो अपने पैसे से कोई धंधा नहीं करता है, सारा ये बैंकों का पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा, उस सब के जरिए धंधा किया जाता है। और अडानी ग्रीन की जो आपने बात की, जिसका ये सारा पंगा है, अडानी ग्रीन माय डियर पिछले 2 महीने के अंदर 40% उसका शेयर गिर चुका है। क्यों? क्योंकि आप विवादों में आ गए, अमेरिका में आपके खिलाफ इंडाइटमेंट फाइल हो गया, तो उसका जो शेयर था वो 40% ऑलरेडी गिर चुका है। तो ये कंपनी वैसे ही दिक्कत में है। प्लस आप देखिए श्रीलंका में हो गया कि श्रीलंका से प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया, बांग्लादेश में अच्छा भला पावर जारी थी, वो वाइंड अप हो गया, तो केन्या में जिस तरीके की फ्यूचर की एक्सपेंशन थी वो बंद हो गई। तो कुल मिलाकर के इंटरनेशनली तो जिस बात का डर हम बता रहे थे उस समय जब इनका इंडाइटमेंट फाइल हुआ था, वो सारी चीजें एक के बाद एक सारी सच साबित हो रही है। अडानी जी का नेटवर्थ कितना है वो सवाल नहीं है, कम होने के बाद भी बहुत है, अब भी दुनिया के 23वें, लेकिन फिर भी देखिए आप कि उनको 10,000 करोड़ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से चाहिए। सीधी सी बात है, उस धंधे का उसूल है कि लोन के पैसे से धंधा करो, मुनाफा घर ले जाओ। कोई बात होगी तो मोदी जी ने तमाम तरह के कानून बनाई रखे हैं, 2 मिनट में एनसीएलटी में जाओ, और वही जो अंबानी ने किया, अनिल अंबानी ने, वो आप भी करवा लो, आपके लिए कौन मना कर रहा है? कोई नहीं, जब कोई 11 नहीं। साल में 25 लाख करोड़ माफ हो गया तो और भी हो जाएगा, आगे कोई बंद थोड़ी होने वाला है। इसके नहीं लिए नहीं, और पहले लॉन्ग टर्म लोन समझिए, लॉन्ग टर्म लोन में जोखिम किसको है? जोखिम चुकाने वाले को नहीं है, जोखिम देने वाले, वसूलने वाले को है, जी वसूलने वाले बिल्कुल को जोखिम। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, मैंने आज एक आंकड़ा सितंबर 2024 का खोल ही दिया। कितना अडानी ग्रुप ने कितना डेप्थ लिया है, कर्ज लिया है डोमेस्टिक बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से? 1,07,985 करोड़। ये सितंबर 2024 का है। 1,07,985 करोड़, यानी 1,08,000 करोड़ रुपए। ये जो पूरे अडानी ग्रुप का टोटल डेप्थ है ना, टोटल कर्ज, उसका 42% है। करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है, 2.25 लाख करोड़ का। जैसे अभी बताया हेमंत भाई ने कि इंटरनेशनल वो है लोन, उसको चुकाना है अंतरराष्ट्रीय, तो फिर यहाँ देश से लेकर के अब ये 42% जब दुनिया के रास्ते बंद हुए हैं, इसी पर अगला सवाल हम लेंगे कि दुनिया के रास्ते बंद हुए तो अभी कुल कर्ज में 42% डोमेस्टिक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। क्या ये 42% अब बढ़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल पे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अब इनके रास्ते धीरे धीरे ब्लॉक होते जा रहे हैं, वो पुराना वसूली करेंगे, तो अब भारत से कर्जा दे दे करके इनको बढ़ाया जाएगा और कर्ज तो वही रहेगा, कर्ज तो चुकेगा नहीं, विदेश वाला चुकाएंगे यहाँ से लेकर के। तो ये जो हिस्सेदारी 42% है, ये 82%, 92% जाएगी। मैं इसमें साफ कर देता हूं, देख अब 1,08,000 करोड़ हो रहा था, मोटा मोटी 15 करोड़ अगर घटा दें तो 1,08,000 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज है इन पे। अब वो 1,18,000 करोड़ रुपए गिनिए, 10,000 करोड़ रुपए और बढ़ने जा रहा ना अभी, तो 1,18,000 करोड़ रुपए सोचिए आप। इसमें मैं इसलिए इस आंकड़े को ला रहा हूं क्योंकि कई बार ये कहते क्या है अडानी जी और उनके ग्रुप के लोग प्रचार तंत्र में अपने कि जी हम तो सरकार से पैसा लेके नहीं करते, ये अडानी जी के मतलब ग्रुप की तरफ से डायलॉग बाजी होती है, हम सरकार से पैसा, हम तो सरकार देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाए हुए हैं, खेत बेच के आए हैं, सरकार से पैसे नहीं लेते। 1,18,000 करोड़ रुपए है, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 18%, टोटल डेप्थ का, जो टोटल डेप्थ का है 18% वो पब्लिक सेक्टर बैंक का है। अमाउंट में भी बता दूं, 47,435 करोड़ रुपए, 47,435 करोड़ रुपए ये पब्लिक सेक्टर बैंक का है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो है
वो है 23%। टोटल डेप्थ का मैं कर रहा हूं 23%। ये करीब करीब आपका 50,000 करोड़ 55,000 56,000 करोड़ रुपए है। ग्लोबल बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां पे चुकाना है भी, वो कुल डेप्थ में, कुल कर्ज में 27% था। ग्लोबल बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मोटा पैसा उठा रखा था, वही चुकाने के लिए यहां से मोदी जी पैसा देंगे। 27% टोटल डेप्थ का था। कैपिटल मार्केट एंड बोरोइंग, ये 29% टोटल डेप्थ का है। कैपिटल मार्केट बोरोइंग्स। अडानी ग्रुप का जो टोटल डेप्थ है वो सितंबर 2024 में मैं 2.25 लाख करोड़ बता रहा था, 2,58,276 करोड़ रुपए है। 2,58,276 करोड़ रुपए। और ग्रुप का टोटल एसेट 5.5 लाख करोड़ रुपए सितंबर 2024 में बताया जा रहा है, जिसमें 2,58,000 आधा से ज्यादा कर्जा बताया जा रहा है। अब आखिरी सवाल हेमंत भाई, भारत की अर्थव्यवस्था के ऐसे स्तंभ को आप कैसे संभालेंगे, संजोएंगे? क्योंकि अडानी जी पर हम चर्चा करते हैं तो कहा जाता है कि हम देश के साथ, देश हित के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अडानी ही देश है, अडानी का हित ही देश हित है। भारत की सॉवरेनिटी पर भी हमला होने लगता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, पता नहीं वो संप्रभुता का परिभाषा, उसकी परिभाषा भी जानते हैं कि नहीं जानते। हेमंत भाई। नहीं, देखिए आशीष भाई, देखिए दो चीजें बड़ी साफ है। मोदी जी के लिए अडानी को पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई नई बात है और ना बड़ी बात है। असली समस्या हो रखी है, आप उस मामले की गंभीरता को समझिए जो अमेरिका में चल रहा है, जो 20 अक्टूबर को इंडाइक्टमेंट फाइल हो गई और जिसको आपने देखा होगा ना किस तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश उनके चैनल ने और तमाम डॉगी मीडिया लगातार करता है। वो काम क्या है कि जो FCPA है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, उसमें अडानी ने, उसमें क्या नाम है, ट्रंप साहब ने उसको खत्म कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। वो सस्पेंशन वहां के लोगों के लिए हुआ है, वहां की कंपनियों के लिए हुआ है, अडानी साहब के लिए नहीं हुआ है। अडानी साहब के खिलाफ तमाम सारे सबूत, उनके भतीजे के खिलाफ सारे सबूत, उनके सीनियर ऑफिशियल्स के खिलाफ सारे सबूत सागर अडानी के फोन में, उनके लैपटॉप में थे, जो आज की तारीख में अमेरिका की FBI के पास है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कि उसके बाद उनका नोटिस आ गया है, भारत सरकार के विदेश कानून मंत्रालय को बताया गया है कि इनको नोटिस सर्व कीजिए। यहां मोदी जी की समस्या कतई जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। फाइनेंसिंग इज नेवर ए प्रॉब्लम फॉर अडानी। आपने बता दिए सारे फिगर्स, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बैंकों से जितना पैसा दिला सकेंगे दिलाएंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जितना पैसा चाहे दिला देंगे, कोई समस्या नहीं। उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन करना पड़े वो भी कर देंगे, कोई समस्या नहीं। असली समस्या है अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती और बदनामी की। अब जब अमेरिका से नोटिस आ गया ट्रंप से मुलाकात के बावजूद भी, ये वही बात है जो उस दिन आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा था और मैंने स्पेसिफिक जवाब दिया था। आपने कहा था कि ट्रंप के आने के बाद तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसे लोग कहते हैं। तो मैंने कहा था कि वहां के जुडिशियल प्रोसेस में ट्रंप खुद को नहीं बचा पाया, वो इनको क्या बचाएगा। ट्रंप को खुद शपथ लेने से एक हफ्ता पहले इंडाइट ट्रंप को ही कर दिया था, और किस मामले में किया था आप वो भी सोचिए, याद करिए। तो इनके खिलाफ तो ओपन एंड शट केस है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है। तो मोदी की चिंता फाइनेंस की नहीं है, अडानी की चिंता कतई फाइनेंस की नहीं है। वो सारा खेल चलता रहेगा। आप कच्छ के रण की बात कर लीजिए, आप कहीं की बात, सारे बॉर्डर्स के ऊपर वो दिया गया है। 1 किलोमीटर के अंदर आप चाहे तो ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, केवल वहां के लिए नहीं, पूरे देश के सभी बॉर्डर, चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे बर्मा बॉर्डर, सब पे दिया गया है वो जो रिलैक्सेशन, जो प्रोटोकॉल बदला है। ये मोदी जी के लिए कोई समस्या नहीं है आशीष भाई, अपन गलत सोच रहे हैं। मोदी जी के लिए समस्या क्या है कि अडानी अमेरिका में ना फंस जाए बस। क्योंकि अगर अडानी अमेरिका में फंसा, वहां की कोर्ट में फंसा, तो आप ये समझ लीजिए इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी है कंपनी की वो तबाह हो जाएगी, उसकी फाइनेंसिंग तबाह हो जाएगी। दुनिया में जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग आती है वो दो ही जगह से आती है जो हमारी कंपनियों में, नंबर 1 अमेरिका से, नंबर 2 यूरोप से। और जब अमेरिका के अंदर आपके खिलाफ इंडाइक्टमेंट फाइल होगी तो पूरी दुनिया के फाइनेंसर्स के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के और बैंक्स के सबके कान खड़े हो गए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और देयर इज समथिंग रॉन्ग का मतलब समझ लीजिए आप क्या है। पूरी हिंदुस्तान में खबर नहीं छपती तो क्या फर्क पड़ता है, मैं और आप बोल के रह जाते, ऐसा बात नहीं है। हिंदुस्तान के डॉगी मीडिया को छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई अखबार उठा लीजिए, कोई अखबार, फाइनेंशियल उठा लीजिए, पॉलिटिकल, कोई भी अखबार उठा लीजिए, हर जगह अडानी के रोज किस्से छपते हैं।
कि एक राजा है, उसका एक तोता है, राजा की जान तोते में है। हिंडनबर्ग से जो इनका काम शुरू हुआ था खराब होना, उसके बाद इनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी काफी डाउन चली गई थी, आपको ध्यान होगा इस बात का। और जो उसमें कोड में खाद का काम किया, वो किया जो अमेरिका की जो एफबीआई और जो वहां का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उन दोनों ने जो इनके खिलाफ इंडाइटमेंट फाइल कर लिया, उसके बाद कोर्ट में खाज का काम हो गया। तो इनकी जो क्रेडिबिलिटी, और जब आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है बिजनेस के अंदर, तो पहले आपकी फाइनेंसिंग प्रभावित होती है। तो फाइनेंस का जुगाड़ तो मोदी जी यहां कर देंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी कहां से लाओगे? क्रेडिबिलिटी लाने के लिए आपको अमेरिका के केस से बचना पड़ेगा, उसमें बाइज्जत बरी होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, जहां पर ट्रंप जैसे व्यापारी बैठे हो, जहां एलन मस्क जैसे व्यापारी बैठे हो, जो डे इन एंड डे आउट मोदी जी को और हिंदुस्तान को एम्बेरस करने के लिए क्या क्या नहीं करे, क्या क्या नहीं करे, आशीष भाई आप स्तब्ध रह जाएंगे उस आदमी की भाषा देख करके। उन्होंने कल क्या कहा, परसों क्या कहा, देखिए एक घटनाक्रम, इस पर मेरी आपकी चर्चा नहीं। 16 तारीख को मस्क साहब कहते हैं कि हमने जो यूएस एड थी उसके जरिए सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए, 43 प्रोजेक्ट्स, और उसमें एक प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का भी था जिसके अंदर वोटर्स की पार्टिसिपेशन इलेक्शन में बढ़ानी थी, 182 करोड़। कह दिया भाई ने, ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट सारे डॉगी मीडिया में चल पड़ा। ये तो ऐसा हो गया ना, इनको हिंदुस्तान की इज्जत से परवाह नहीं है डॉगी मीडिया को। मस्क और ट्रंप को राजी रखना, क्योंकि वो इनके चाचा और ताऊ लगते हैं डॉगी मीडिया के, तो वो चला दिया। 2 दिन बाद इनके ताऊ ने कह दिया, वो क्या कहा ट्रंप ने, कि हिंदुस्तान 182 करोड़ रुपए ले जाता है, ये ले जाता है, वो ले जाता है। चलता रहा, कांग्रेस को लपेट दिया, सारे विपक्ष को लपेट दिया, ये कर दिया, अमित मालवीय, पता नहीं कौन कौन, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग जुट गए। उसके बाद क्या हुआ, कल एक्सप्रेस ने स्टोरी छाप दी कि जिस 182 करोड़ की बात कर रहे हो, वो हिंदुस्तान में एक पैसा नहीं आया, वो सारा बांग्लादेश को गया था। अब कल से इनको काटो तो खून नहीं, भागने की जगह नहीं मिल रही। तो आप देखिए कि जिस शख्स को, जो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं, उसके बाद वाली बात आपने छोड़ दिया। जब कल से भागने की जगह नहीं मिल रही थी, तो ट्रंप ने फिर आज कॉन्फ्रेंस कर दी। नहीं, उससे पहले मैं उसकी एक और मूर्खता बताऊंगा। पहले उसने कहा कि हम हिंदुस्तान को पैसा क्यों दे, ये दे वो दे, क्योंकि वो तो लूज कैनन ना, उसके मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी आए बोले, समझ तो उसको कोई है नहीं, सन की व्यक्ति। फिर उसने अगला स्टेटमेंट बड़ा शानदार दिया, उस भाई ने कहा, ट्रंप ने, कि हिंदुस्तान को 182 करोड़ रुपया दिया मेरे पूर्ववर्ती बाइडेन ने। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करके मोदी की बजाय किसी और को जिताना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने कल मियामी में दिया। तो इससे भी बात बनी नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हुई, तो आज उन्होंने एक नया बयान दिया कि व्हाई शुड आई पे दिस मच मनी, 182 करोड़, टू माई फ्रेंड मोदी। बताइए अब आप, कल तो मोदी के खिलाफ कह रहे थे कि वो पैसा दे दिया, आज वो कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त मोदी को पैसे क्यों दूं। सोचिए आप, तो बिल्कुल एक लूज कैनन है वो। हिंदुस्तान के सिस्टम, हिंदुस्तान की सियासत, हिंदुस्तान की हर वो चीज, चाहे हिंदुस्तान का मान सम्मान, हमारे कैदियों को जिस तरीके से उसने भेजा, वो हर चीज को तहस नहस करने के उतारू है। क्यों? उस क्यों का मतलब समझना पड़ेगा आपको। क्यों सिंपल है कि जब डायस पे आप खड़े थे व्हाइट हाउस में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसने आपके मुंह पे क्या कहा कि हिंदुस्तान टैरिफ के मामले में आतंक फैलाता है, 40-50 साल से मिसयूज करता है, मैं ब्रिक्स को नेस्तनाबूद कर दूंगा, ब्रिक्स मेरे घुटनों पे आ जाएगा, ब्रिक्स के देश मेरे से भीख मांगेंगे। ब्रिक्स में तो भारत भी शामिल है भाई, मोदी जी वहीं खड़े थे, उन्होंने एक भी शब्द का प्रतिवाद नहीं किया, और इससे उसकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। कभी वो 182 करोड़ कहता है हिंदुस्तान को दिया, कभी कहता है बाइडेन ने दिया, कभी कहता है मोदी को दे दिया, कभी कहता है मोदी को हराने के लिए दे दिया। ये आप नैरेटिव समझिए। और आखिरी जो बयान है, जिस पर हमने आज कार्यक्रम भी किया, मिड डे मुद्दा, आखिरी बयान, उसमें हमने बाइट भी चलाई है, जिसमें बोला कि मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए जा रहे हैं, हम भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन दे रहे हैं, हमारा क्या, मैं भी तो मतदान बढ़ाना चाहता हूं। बताइए, और उसमें से 1 नया रुपया नहीं आया। नहीं, अब वो मोदी को देने जा रहा है। मोदी को, कि हम 21 मिलियन अब मोदी को देंगे, वोटर टर्नआउट हम भी चाहते हैं बढ़े। हम मोदी को क्यों देंगे? उसने कहा व्हाई वी शुड पे मोदी, व्हाई। वो खिलाफ है, क्योंकि वो तो यूएस एड को बंद ही कर चुका है ना। यूएस एड के सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके हैं अब तो चाह के भी नहीं दे सकता, वो तो चैनल बंद हो गया ना जी। तो बेसिकली सवाल ये है कि हिंदुस्तान के भगतों के ऊपर जो अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, उनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है
कि मोदी वहां गए अपॉइंटमेंट लेकर के, वहां पर जिस तरीके की बातचीत उनके मुंह पर हुई, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको लाइव टेलीकास्ट किया। अडानी का सवाल आया तो मोदी जी ने कहा व्यक्तिगत मामला है। अब व्यक्तिगत मामला मोदी जी का है, अडानी का है, किसका है? पूरी दुनिया ने समझ लिया जिसको जो समझना था। और उसके बावजूद अब अडानी की ये स्थिति कि पुराना लोन जो डॉलर्स का है बाहर का, उसको रिफाइनेंस रुपीज में करा के इंडियन मार्केट से और उसको चुकाने की कोशिश में। ये वही बात है जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अमेरिका का केस अडानी साहब के लिए ना केवल क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, उनके पूरे ग्रुप की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण केस है। और ये चुनौतियां जो फाइनेंसिंग की हैं, ये आने वाले दिनों में कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। मोदी चाहे उनको क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से दिलवा दे, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इससे दिलवा दे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं खरीद सकते। वो पैसा तो दे देंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो नहीं करवा पाएंगे। आपको ध्यान है ना, एक दौर ऐसा आया था दुनिया में जब अडानी दुनिया के नंबर 1 हो गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन वो हिंडनबर्ग से जो सिलसिला शुरू हुआ, आज वो 23 नंबर पर टिके हुए। अब जिस दिन अमेरिका की इंडाइटमेंट आगे जब बढ़ेगी, तब क्या सीन होगा उसकी केवल आप कल्पना कर सकते हैं मौजूदा हालात। चलिए, खैर क्रेडिबिलिटी की बात आपने की, क्रेडिबिलिटी की परवाह किसे है? देश की क्रेडिबिलिटी की परवाह किसे है? अडानी के सिर्फ अगर परवाह है तो अडानी की क्रेडिबिलिटी की परवाह है। हो सकता है अडानी की क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए देश की क्रेडिबिलिटी से आखिरी सौदा हो जाए, क्योंकि व्यापारी है। हम उसके जुडिशरी पर, हम सब पर कहते हैं कि ठीक है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सब है, लेकिन अगर जुडिशरी किसी एक देश की क्रेडिबिलिटी के सौदेबाजी पर एक भारत जैसा 143 करोड़ का आर्थिक उपनिवेश अगर बनने को तैयार हो जाए, जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं जाते जाते। आर्थिक उपनिवेश, अब वो जरूरी नहीं है कि सिपाही आएगा, घुड़सवार खड़े होंगे तब किसी देश पर आप राज करेंगे। जिस तरीके से हम एक के बाद एक अमेरिका के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं, आर्थिक उपनिवेश बना करके कहीं किसी की क्रेडिबिलिटी तो नहीं बचा ली जाएगी। सवाल ये भी है। कल फिर मिलेंगे, हेमंत भाई हमारे साथ होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।